ह्यूमन रिप्रोडक्शन चैप्टर से किसी भी स्थिति में 4 से कम क्वेश्चन आएंगे नहीं। एनसीईआरटी में कोई भी चैप्टर दिया रहता है, उसमें शुरुआत में इंट्रोडक्शन रहता है। यहाँ पर भी इंट्रोडक्शन दिया है। केवल यही एक चैप्टर है जिसके इंट्रोडक्शन से सवाल आ सकता है, वरना इंट्रोडक्शन से कभी सवाल नहीं आता है। लेकिन इसका इंट्रोडक्शन ठीक है। तो देखें इसमें क्या क्या लिखा है। जो कुछ काम की बातें वो हम लोग याद करेंगे, बातचीत ना करें। ह्यूमन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग विविपेरस एनिमल है। जितने भी रिप्रोडक्टिव इवेंट हैं उस बड़ा बातचीत ना करो, उसमें सबसे पहला है गैमीट का फॉर्मेशन, गैमिटोजेनेसिस, जैसे कि स्पर्म का फॉर्मेशन मेल में और ओवम का फॉर्मेशन फीमेल में। दूसरा जो इवेंट है वो है ट्रांसफर ऑफ स्पर्म इनटू फीमेल जेनिटल ट्रैक्ट, प्रोसेस का नाम इंसेमाइनेशन। अगला इवेंट है फ्यूजन मेल का और फीमेल गैमीट का, जिसका नाम है फर्टिलाइजेशन। फाइनली बनेगा जाइगोट। उसके बाद होगा डेवलपमेंट किसका, ब्लास्टोसिस्ट का, और वो अटैच हो जाएगी यूट्रस की वाल से, और इवेंट का नाम इम्प्लांटेशन। और सबसे आखिरी में जो डेवलपमेंट है उसको एम्ब्रियो डेवलपमेंट कहेंगे या जेस्टेशन, और सबसे लास्ट में डिलीवरी ऑफ बेबी, उसका पार्टूरेशन। तो क्वेश्चन ये पूछेगा कौन कौन से इवेंट हैं। तो पहला इवेंट है गैमेटोजेनेसिस, दूसरा इवेंट है, तेज बोले क्या है, और तीसरा और चौथा ब्लास्टोसिस फॉर्मेशन, पांचवा इम्प्लांटेशन, छठा और सातवां। कह रहा है यहां कुछ रिमार्केबल डिफरेंस हैं किसके बीच, इवेंट इन मेल एंड फीमेल। एक एग्जाम्पल दिया है, ये लाइन टिक कर लीजिए, इंपॉर्टेंट है। स्पर्म का फॉर्मेशन कंटिन्यू रहता है किसमें, ओल्ड मैन में, लेकिन ओवम का फॉर्मेशन बंद हो जाता है वुमेन में अराउंड द एज ऑफ 50। वैसे तो स्पर्मेटोजेनेसिस या oogenesis या मेल और फीमेल के इवेंट में बहुत सारे अंतर हैं, लेकिन एक ये इंपॉर्टेंट अंतर है कि स्पर्मेटोजेनेसिस ओल्ड एज तक कंटिन्यू रहेगी, लेकिन जो oogenesis है वो ओल्ड एज तक कंटिन्यू नहीं रहेगी, नियर अबाउट 50 ईयर की एज के आसपास क्या होगी, बंद हो जाएगी। तो जितने क्वेश्चन यहाँ लिखे हैं वो इवेंट, इसमें से इंपॉर्टेंट जो इवेंट है वो ये है, इंसेमाइनेशन याद रखिएगा, जेस्टेशन याद रखिएगा, पार्टूरेशन याद रखिएगा। चलिए इंट्रोडक्शन कंप्लीट होने के बाद इसमें मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम और फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम दिए हैं। पहली ही लाइन, मेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम हो चाहे फीमेल, एक ही रीजन में पाया जाता है जिसको पेल्विस, लोअर एब्डामेन का जो रीजन होता है उसको पेल्विस रीजन। यहाँ जो ये बोन है ये पेल्विक बोन है, इससे बाउंडेड जो एरिया है उसको पेल्विस कहते हैं। तो लोअर एब्डामेन या पेल्विस रीजन में है। इसमें एक पेयर टेस्टिस होगा, साथ में एसेसरी डक्ट होंगी, साथ में एसेसरी ग्लैंड होंगे, साथ में एक्सटर्नल जेनेटेलिया। कुछ भी इसमें से पूछा नहीं जाएगा, ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। वन पेयर टेस्टिस कहाँ है तो अंडरलाइन करें, टिक कर लें। नीट में पूछा जा चुका है, इसके ऊपर नीट भी लिख दीजिए, ये पूछा जा चुका है। कहाँ है, आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी, और एक पाउच में है, उसका नाम स्क्रोटम। क्यों, देखो लिखा है स्क्रोटम की जिम्मेदारी है कि मेंटेन करो क्या, लो टेम्परेचर, किसका, टेस्टिस का, और भी कितना लो, 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड लो, किससे, नॉर्मल इंटरनल बॉडी टेम्परेचर। यहाँ AR लिख लीजिए, ये एसर्शन रीजन बनने वाला सवाल है। क्या है, एसर्शन आएगा कि टेस्टिस सिचुएटेड आउटसाइड एब्डोमिनल कैविटी इन स्क्रोटम, ये है एसर्शन। तो रीजन क्या है, तो रीजन नीचे लिखा है, स्क्रोटम की जिम्मेदारी है क्या करना, लो टेम्परेचर मेंटेन करना। तो यहाँ लिख लीजिए एसर्शन रीजन बनने की संभावना है। जहां जहां लिख लेंगे उसको आखिरी में रिवाइज करके जाएंगे, उम्मीद है उसी से एग्जाम में एसर्शन रीजन आपके मिल जाएंगे। किसी भी एडल्ट को ध्यान से देखेंगे, एडल्ट के टेस्टिस तो ओवल इन शेप होंगे, जिनका लेंथ डाटा कभी नहीं पूछा गया है। एग्जामिनर डाटा तभी पूछता है जब किसी डाटा की कोई बहुत विशेष वैल्यू होती है। ऐसे डाटा रखने को रख लीजिए 4 to 5 सेंटीमीटर,
लेंथ है 2 to 5 3 सेंटीमीटर, विड्थ है, टेस्टिस के बाहर बाहर डेंस कवरिंग है। ये फिर टिक करिए, ये पूछा गया है। प्रत्येक टेस्टिस में लगभग 250 कंपार्टमेंट है और कंपार्टमेंट का नाम टेस्टिकुलर लोब्यूल, और किसी एक लोब्यूल में लगभग 1 to 3 क्या पाया जाता है, हाईली कॉइल। कौन सी? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। क्या पाया जाता है? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और उसी के अंदर स्पर्म प्रोड्यूस होते हैं। किसी भी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल की बात करें, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ईच, इसको टिक कर ले बेटा, ईच सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल लाइंस अंदर की तरफ किसके द्वारा, याद रखिएगा 2 प्रकार की सेल हैं, एक का नाम मेल जर्म सेल या, और दूसरे का नाम, तो ये इंपॉर्टेंट पॉइंट है। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर की लाइनिंग में कितने प्रकार की सेल हैं? 2 टाइप। कौन कौन सी? तेज बोलो, कौन सी? तेज बोलो, कौन सी? मेल जर्म सेल। और दूसरी? तो पहले मेल जर्म सेल के बारे में लिखा है। क्या? मेल जर्म सेल ही वो सेल हैं जो किसमें जाएंगे, मियोटिक, और अंततः क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे। जबकि दूसरी बात सर्टोली सेल के बारे में लिखी है। सर्टोली सेल क्या करेंगे, न्यूट्रिशन देंगे किसको, जर्म सेल। वह रीजन जो बाहर है किसके, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के, उसका नाम, तेज बोलो क्या नाम है, क्या है, इंटरस्टिशियल स्पेस, और इसमें पाई जाएंगी क्या, स्मॉल ब्लड वेसल, और क्या पाई जाएंगे, तेज बोलो क्या है, या क्या है, लिडिक सेल। और इसका काम, लिडिक सेल क्या करेंगी, तो लिडिक सेल सिंथेसाइज करेंगी और सिक्रीट करेंगी। कौन सी चीज, क्या करेंगी, और नाम क्या है। स्पेशल बात लिखी है कि यहां पर कुछ इम्यूनोलॉजिकली क्या कॉम्पिटेंट सेल आर आल्सो प्रेजेंट। मेल में जितने पॉइंट लिखे हैं टिप पे बोलेंगे। सबसे पहला, टेस्टिस कहां लोकेटेड है, तेज बोले क्या है, आउटसाइड एब्डोमेन। किसमें, पाउच में। पाउच का नाम क्यों, मेंटेन लो टेम्परेचर। कितना लो, कितना लो, फ़ारेनहाइट, सेंटीग्रेड। बस इतना एग्जामिनर कर देगा, जहां सेंटीग्रेड है वहां क्या कर देगा, और गलत हो जाएगा। ठीक है। फिर है, प्रत्येक टेस्टिस में बाहर डेंस कवरिंग होते, अंदर कितने कंपार्टमेंट, कितने, 250, और किसी एक कंपार्टमेंट में क्या है, 1 to 3 क्या, हाईली कॉइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, और किसी सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में अंदर अंदर क्या है, 2 सेल। कौन सी, कौन सी, और मेल जर्म सेल क्या करती हैं, मियोसिस में जाती हैं और फाइनली क्या बनाती हैं, और सर्टोली सेल क्या करती हैं। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर कौन सा टिश्यू है, इंटरस्टिशियल टिश्यू, और वहां सेल कौन सी हैं, या दूसरा नाम क्या है, उनका काम क्या है, टेस्टिकुलर हार्मोन। कौन सा, एंड्रोजन। चलिए आगे बढ़ते हैं। एसेसरी डक्ट की अगर हम बात करें, मेल एसेसरी डक्ट, तो एसेसरी डक्ट में सबसे पहले रेटी टेस्टिस, उसके पीछे वासा एफरेंसिया, उसके पीछे एपिडिडाइमिस, और उसके पीछे वास डिफरेंस। 4 नाम याद रखेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, ध्यान से सुनिएगा, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां खुलती हैं, तो देखो लिखा है वासा एफरेंसिया में, लेकिन फिर क्या लिखा है, तो सीधे सीधे नहीं लिख सकते थे कि सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इनटू रेटी टेस्टिस दैट ओपन इनटू, ये घुमा के सिर्फ बताए हैं, तो सीधी बात समझेंगे। सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल कहां खुली हैं, रेटी टेस्टिस में, और वो कहां खुले हैं, वासा एफरेंसिया। कहने को आप कह सकते हो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल ओपन इन वासा एफरेंसिया थ्रो, बात एक ही है। एक बार क्वेश्चन पूछा गया है कि अगर रेटी टेस्टिस काम ना करें तो स्पर्म कहां से कहां नहीं जाएंगे, कहां से कहां नहीं जाएंगे, तो सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से वासा एफरेंसिया। और अगर ये काम ना करे तो भैया रेटी टेस्टिस से कहां नहीं जाएंगे, और अगर ये काम ना करें
तो इस टाइप का एक सवाल एग्जाम में आ चुका है, दूसरा कोई भी आएगा आप बता देंगे आराम से। वासा इफ्रेंसिया वही है जो छोड़ती हैं टेस्टिस को, बाहर निकलती हैं और कहाँ खुलती हैं, और एपिडिडाइमिस कहाँ लोकेटेड है, पोस्टीरियर सरफेस। एपिडिडाइमिस कहाँ खुलती हैं, वास डिफरेंस, जो चढ़ के जाता है किसमें, एब्डोमेन में, और किसके चक्कर लगाता है, और किसकी डक्ट से जुड़ जाता है, किसकी डक्ट से जुड़ता है, और जुड़ के क्या बनाता है, जो कहां खुलती है। बहुत कंफ्यूजन में लिखा है इट रिसीव डक्ट फ्रॉम सेमिनल वेसिकल एंड ओपन इन यूरिथ्रा एज ए। तो याद रखिएगा कभी भी वास डिफरेंस यहां नहीं खुलती है, वास डिफरेंस यूरिथ्रा में नहीं खुलती है, खुलता कौन है, लेकिन ऐसे लिखा है कि वास डिफरेंस ओपन इनटू यूरिथ्रा एज ए, मतलब खुलती इजाकुलेटरी डक्ट है, खुलती इजाकुलेटरी डक्ट है, कभी भी वास डिफरेंस सीधे यूरिथ्रा में नहीं खुलती है। तो अगर पूरा स्पर्म का पाथवे आपसे पूछा जाए तो सबसे पहले सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके बाद रेटी टेस्टिस, फिर इजाकुलेटरी डक्ट, और फिर यूरिथ्रा, फिर आउट हो जाएगा। नीट 2017 या 18 में यह क्वेश्चन पूछा गया है, स्पर्म का पाथवे। तीज डक्ट, जितनी भी डक्ट हैं इनके काम बहुत इंपॉर्टेंट है। क्या लिखा है, बहुत छोटा सा लिखा है, स्टोर के बाद क्या लिखा है, स्पर्म। क्वेश्चन आपसे पूछेगा ह्यूमन मेल में स्पर्म बनते कहां हैं, तो आंसर देंगे सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल में। स्टोर कहां होते हैं, तो आंसर मिलेगा मेल एसेसरी डक्ट। क्या मिलेगा, मेल एसेसरी डक्ट। लेकिन एग्जामिनर मान लेते हैं मेल एसेसरी डक्ट की जगह तोड़ के दे दे, तो आपको चूज करना पड़ेगा। तो आंसर क्या लगाएंगे, एपिडिडाइमिस लगाएंगे। आया हुआ सवाल है, स्पर्म कहां स्टोर होते हैं, और काकरोच में कहां स्टोर होते हैं, ये भी तो आया है सवाल। क्वेश्चन पूछा गया काकरोच के स्पर्म कहां स्टोर होते हैं, तो आंसर बदल जाएगा, फिर कहां स्टोर होंगे, समझ। तो गड़बड़ी नहीं करेंगे, क्वेश्चन पूरा पढ़ेंगे कि किसका कहां स्टोर करना है। काकरोच के स्पर्म, तेज बोलो कहां, और ह्यूमन के स्पर्म एपिडिडाइमिस स्टोर करेंगे। साथ में क्या करेंगे, फ्रॉम द टेस्टिस टू आउटसाइड थ्रू द यूरेथ्रा। यूरेथ्रा कहां से शुरू होगा, यूरिनरी ब्लैडर से, और ये पास आउट होगा थ्रू द पेनिस टू द एक्सटर्नल ओपनिंग, नाम क्या, यूरेथ्रा में। तो जरा आराम से बताएं कौन कौन सी एसेसरी डक्ट हैं। पहला, दूसरा, तीसरा, चौथा, पांचवा इजाकुलेटरी डक्ट, और छठा यूरिथ्रा। ठीक है, इसमें कौन किसमें खुलता है ये दिमाग में रखेंगे। किसको कहा, इजाकुलेटरी डक्ट को खोलिएगा किसमें, यूरिथ्रा में। एक क्वेश्चन, कौन है जो स्पर्म को स्टोर करता है, तो मेल एसेसरी डक्ट देंगे। अगर मेल एसेसरी डक्ट नहीं मिला तो फिर आंसर देखेंगे ऑप्शन क्या दिए हैं, तो हम क्या लगाएंगे, एपिडिडाइमिस। एक्सटर्नल जेनिटेलिया, पेनिस इज द मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया। ये बना होता है स्पेशल टिश्यू का जो मदद करता है इरेक्शन ऑफ पेनिस, जो फैसिलिटेट करता है इंसेमिनेशन। सब जितने लिखा उतना ही क्वेश्चन पूछा जाएगा। मेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नाम पेनिस, किस चीज का बना है, स्पेशल टिश्यू, जो किसमें मदद करता है, इरेक्शन ऑफ पेनिस। पर्पज क्या है, इंसेमिनेशन। इसका जो इनलार्ज इंड है उसका नाम ग्लांस पेनिस, कवर बाय लूज फोल्ड ऑफ स्किन, और नाम क्या है, फोर स्किन। सिर्फ दो क्वेश्चन, स्पेशल टिश्यू हेल्प इन इरेक्शन ऑफ पेनिस, और लूज फोल्ड ऑफ स्किन का नाम फोर स्किन। फिर आएगा मेल एसेसरी ग्लैंड। ग्लैंड में क्या आएंगी, तो टिक करेंगे। पहला है पेयर्ड, एक जोड़ी क्या, सेमाइनल वेसाइकिल। ए लिखा है, ए का मतलब अनपेयर, अनपेयर क्या, प्रोस्टेट। फिर लिखा है पेयर्ड,
तो आराम से बताएं कौन पेयर्ड है और कौन अनपेयर्ड है। तो सेमाइनल वेस्किल और कौन सी, ये कैसी हैं, और जबकि प्रोस्टेट अनपेयर्ड। भैया भागो नहीं। सिक्रीशन ऑफ दीज ग्लैंड, दीज का मतलब तीनों कह दिया, क्या बनाएंगे, तो बहुत इंपॉर्टेंट, कम से कम नीट में 4 बार पूछा जा चुका है सेमाइनल प्लाज्मा, लिख दीजिए, नीट में बहुत बार आया है ये सेमाइनल प्लाज्मा। और सेमाइनल प्लाज्मा में क्या होता है, तो ऐसे करें, पूछा गया सवाल है क्या, फ्रक्टोज और क्या, और क्या, एज सच एग्जाम में आया है सेमाइनल प्लाज्मा क्या है और सेमाइनल प्लाज्मा रिच क्या है। तो सेमाइनल प्लाज्मा क्या है, तो कहोगे सिक्रीशन ऑफ मेल एसेसरी ग्लैंड, और रिचनेस, ये स्पेशल पॉइंट है, याद रखेंगे, जो बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड का सिक्रीशन है वो आल्सो लिखा है हेल्प इन किसमें, लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस। लुब्रिकेशन ऑफ पेनिस किसके सिक्रीशन से होगा, तो आंसर क्या देंगे, बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड। इसका एक दूसरा नाम है वो भी लिख दीजिए, काउपर ग्लैंड, काउपर ग्लैंड। एक क्वेश्चन एनसीईआरटी में नहीं लिखा, वो बगल में जगह खाली लिख लीजिए। होता क्या है, ह्यूमन मेल यूरिथ्रा से यूरिन भी पास होती है और यूरिन का नेचर एसिडिक होता है। अगर उस मीडियम से स्पर्म पास हो जाएंगे तो स्पर्म किल हो जाएंगे। तो क्वेश्चन पूछा जाता है कि स्पर्म पास होने से पहले यूरिथ्रा के एसिडिक नेचर को न्यूट्रलाइज किया जाता है, कौन करता है, तो एसिडिक नेचर, आगे आ जाओ बेटा आगे, एसिडिक नेचर ऑफ, आगे जाओ यहाँ देखें, एसिडिक नेचर ऑफ यूरिथ्रा न्यूट्रलाइज बाई, तो आंसर क्या देंगे, यही काउपर या बल्बो। तो बगल में लिख लो, एनसीईआरटी में लिखा नहीं लेकिन आया हुआ सवाल है, लिख लीजिए एसिडिक नेचर ऑफ यूरिथ्रा, एसिडिक नेचर ऑफ यूरिथ्रा, एसिडिक नेचर ऑफ यूरिथ्रा न्यूट्रलाइज बाई, न्यूट्रलाइज बाई सिक्रीशन ऑफ किसके हैं, तो आंसर देंगे बल्बो यूरिथ्रल ग्लैंड या काउपर ग्लैंड। बस मेल रिप्रोडक्टिव कंप्लीट, 2 मिनट में रिवाइज कर लेते हैं, फिर फीमेल पढ़ते हैं, फटाफट बोलेंगे जल्दी जल्दी। पहला सवाल, टेस्टिस कहां लोकेटेड है, किसमें, तेज बोले किसमें, क्यों, कितना लो, टेस्टिस में कितने कंपार्टमेंट, और किसी एक कंपार्टमेंट में कितने, 1 से 3, क्या, हाईली क्वाइल्ड सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल, उसके अंदर कितनी सेल, कौन सी, कौन मियोसिस में जाएगी, तो क्या बनाएगी, कौन न्यूट्रिशन देगी, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल के बाहर का टिश्यू, और उसमें सेल कौन सी, या लिडिक सेल, काम क्या है, टेस्टिकुलर हार्मोन, काम क्या है, टेस्टिकुलर हार्मोन, कौन सा, कौन सी स्पेशल सेल पाई जाती हैं, इम्यूनोलॉजिकली कॉम्पिटेंट सेल। मेल एसेसरी डक्ट में कौन कौन है, ध्यान से सुने, कौन किसमें खुलता है, सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल किसमें खुली, और रेटिटेस्टिस और वासा एफरेंसिया और एपिडिडाइमिस और वास डिफरेंस, इजाकुलेटरी डक्ट, और इजाकुलेटरी डक्ट कौन है जो स्पर्म को स्टोर करेगा, तो या तो आंसर आल या तो एपिडिडाइमिस। फिर आया एक्सटर्नल जेनिटेलिया का नाम किस टिश्यू का बना है, किसमें मदद करता है, पर्पज क्या है, इंसेमाइनेशन, क्या पर्पज है, इंसेमाइनेशन। इसके लूज फोल्ड ऑफ स्किन का नाम, एसेसरी ग्लैंड कौन कौन सी, कौन कौन सी, अनपेयर कौन सी और पेयर कौन सी,
इन सब के सिक्रीशन को क्या कहते हैं और उसमें क्या रिच होता है? क्या रिच होता है? किसके सिक्रीशन से लुब्रिकेशन है? सब तो याद है, आगे बढ़ो। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम। फीमेल रिप्रोडक्टिव सिस्टम में एक जोड़ी पाई जाएंगी ओवरीज एलॉन्ग विद वन पेयर ओविडक्ट, लेकिन ओविडक्ट वन पेयर है, यूट्रस वन है, सर्विक्स वन है, वेजाइना वन है एंड एक्सटर्नल जेनिटेलिया कहां? तो लिखा तो है, तो बता दिए। देखो ऐसे तो फिर बहुत सारी बातें और पढ़ाने को हैं, है ना? तो फिर मेन क्लास में आए होते तो पूरा आनंद मिलता है ना? लेकिन अब एक्चुअली कम समय में छोटे छोटे जल्दी जल्दी बताना है तो सारी बातें नहीं बता जा सकते हैं। फिर भी इनका सवाल है। तो स्पर्मेटोजेनेसिस ओल्ड एज में कंटिन्यू होती है, oogenesis लगभग 45 टू 50 ईयर की एज के आसपास बंद हो जाती है। तो मेल की जो फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी है वो ओल्ड एज तक रहती है, फीमेल की फर्टिलाइजिंग कैपेसिटी 50 साल के आसपास कंप्लीट हो जाती है। बाकी जनरल कहानी है। तो अगर शादी करेंगे और बच्चे पैदा करना चाह रहे हैं, ठीक है, तो सारे काम 50 साल के पहले करना है। इसके साथ अब 50 साल में शादी मत करिएगा। इसके साथ क्या है? मेमरी ग्लैंड है जिनका इंपॉर्टेंट रोल है ओवरीज। ये टिक करें, शब्द बहुत काम का है। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन, अगर यहां प्राइमरी लिखा है तो कहीं सेकेंडरी भी होता होगा, तो ध्यान से सुने। ऐसा कोई भी आर्गन जो गैमीट बनाता है वो प्राइमरी होता है। जो गैमीट के स्टोरेज, गैमीट के मैच्योरेशन, गैमीट के ट्रांसपोर्ट में इन्वॉल्व होते हैं, उन सब का नाम सेकेंडरी होता है। तो ये किसमें है? प्राइमरी। प्राइमरी फीमेल सेक्स ऑर्गन है तो प्राइमरी मेल सेक्स ऑर्गन टेस्टिस होगा। ये क्या प्रोड्यूस करेंगे? तो सीधी सी बात है, फीमेल गैमीट प्रोड्यूस करेंगे जिसको ओवम कहेंगे। लेकिन सेवरल स्टेरॉयड हार्मोन भी बनते हैं जिनका नाम ओवेरियन हार्मोन, जैसे एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। और ये कहां लोकेटेड है? तो कहोगे एक ऑन ईच साइड ऑफ लोअर एब्डामेन, और साइज की बात करेंगे तो 2 to 4 सेंटीमीटर इन द लेंथ, और कनेक्टेड है किससे? पेल्विक वॉल से एंड किससे? यूट्रस। किसके द्वारा? लिगामेंट। कभी कुछ नहीं पूछा गया, इस पैराग्राफ से कुछ नहीं आया। ईच ओरी के बाहर क्या है? थिन एपिथेलियम, और अंदर क्या है? स्ट्रोमा। स्ट्रोमा डिवाइडेड इनटू 2 जोन, एक का नाम ये एक बार क्वेश्चन आया है, कौन कौन से ऐसे आर्गन हैं जिसमें कार्टेक्स और मेडुला का डिवीजन है, ये एक सवाल आया है। तो ओरी तो पढ़ ही रहे हैं। और तो जैसे किडनी है और एडिनल ग्लैंड है, तो कम से कम 3 तो याद ही रखोगे। वैसे तो थाइमस भी होती है, वैसे तो ब्रेन भी होता है, ठीक है। तो अगर क्वेश्चन पूछेगा कार्टेक्स और मेडुला का डिफरेंशिएशन कहां देखने को मिलता है, तो ओरी बताएंगे, किडनी बताएंगे, एडिनल ग्लैंड बताएंगे, थाइमस बताएंगे और ब्रेन बताएंगे। ओवरी के बाद ओविडक्ट। ओविडक्ट का दूसरा नाम यूट्रस और वेजाइना, ये तीनों मिल के क्या बनाते हैं? फीमेल एसेसरी डक्ट। और मेल में कौन कौन सी थी? रेटी टेस्टिस, वास डिफरेंस। फाइलोपियन ट्यूब की लेंथ याद रखेंगे कितना? 10 से 12 सेंट। और कहां से कहां फैली है? पेरीफेरी ऑफ ओरी से कहां तक? यूट्रस। वो हिस्सा जो करीब है किसके? ओवरी के, वो कैसा होता है? नाम। और उसके जो किनारे हैं, ये इनफंडिबुलम है, इसके जो किनारे हैं यहां फिंगर लाइक प्रोसेस है।
एज पर फिंगर लाइक प्रोजेक्शन है और उनका नाम क्या है, फिम्बरी, और उनका काम क्या है, ये एसर्शन रीजन में आएगा। क्या आएगा, क्वेश्चन आएगा, एसर्शन में लिखा होगा एज ऑफ इनफंडिबुलम पजेज फिंगर लाइक प्रोजेक्शन, तो रीजन क्या है, तो रीजन यही लिखा है, क्या है, कलेक्शन ऑफ ओवम। अगर ये ना होते, अगर ये फिंगर लाइक प्रोसेस ना होते तो ओवा का कलेक्शन प्रॉपर ना हो पाता। इनफंडिबुलम, ये इनफंडिबुलम है, उसके पीछे का पार्ट वाइडर पार्ट देखो लिखा है, और उस वाइडर पार्ट का नाम, और उसके पीछे नैरो पार्ट उसका नाम इस्टमा, और यही कहां जुड़ा है, यूट्रस में। तो इनफंडिबुलम के पीछे क्या है, एम्पुला, और लास्ट पार्ट कौन सा है, इस्थमस। कौन सा है, इस्थमस, जिसकी खास बात नैरो लीमेन है, और यही किससे जुड़ा है, यूट्रस। तो जरा बताएं एसेसरी डक्ट में कौन कौन सी हैं, तीन है, इनफंडिबुलम, इनफंडिबुलम भैया इनफंडिबुलम, एम्पुला और इस्थमस। इसमें इनफंडिबुलम कहां कहां है, अरे भैया वो हिस्सा जो ओरी के करीब है उसका नाम इनफंडिबुलम, वो हिस्सा जो यूट्रस से अटैच है, और बीच वाले हिस्से का नाम, सबसे चौड़ा कौन सा है, अच्छा भैया वैसे तो ये चौड़ा होगा, लेकिन ये पीछे और चौड़े भाग में खुलता है, तो उसका नाम एम्पुला। एम्पुला इंपॉर्टेंट है, एम्पुला इज द प्लेस ऑफ फर्टिलाइजेशन। पुरानी वाली एनसीईआरटी में लिखा था फर्टिलाइजेशन होता है एम्पुलरी इस्थमस पर। 10 साल वही फर्टिलाइजेशन चला, 10 साल बाद बदल गया, ठीक है। अभी फिर से कहां होने लगा है, एम्पुला पर। यूट्रस सिंगल होता है, इसको वुम्ब भी कहते हैं। शेप बहुत इंपॉर्टेंट है, इन्वर्टेड पियर शेप। सपोर्टेड किसके द्वारा है, लिगामेंट। जो अटैच किससे है, यूट्रस कहां खुलता है, वेजाइना में, किसके थ्रू, कैविटी जो सर्विक्स में पाई जाती है उसका नाम, सर्वाइकल कैनाल किसके साथ मिल जाती है और क्या बना लेती है। आया हुआ सवाल है, नीट लिखिए इसके बगल, ये पूछा गया जाए। यूट्रस की जो वाल है उसमें कितनी लेयर, 3 लेयर। बाहर की तरफ क्या है, नाम, बीच में थिक है उसका नाम, स्मूथ मसल की मायोमेट्रियम, और अंदर ग्लैंडुलर है उसका नाम एंडोमेट्रियम। वही किसको लाइन करती है, एंडो, बहुत इंपॉर्टेंट पॉइंट लिखा है, टिक कर लीजिए, एग्जाम में आने वाली लाइन है। एंडोमेट्रियम ही साइक्लिक चेंज करती है किसके दौरान, मेंस्ट्रुअस। क्वेश्चन पूछेगा कौन सी लेयर है जिसमें साइक्लिक चेंज होता है, तो क्या बताओगे, एंडोमेट्रियम। और साइक्लिक चेंज के साथ यही वो लेयर है। मायोमेट्रियम की खास बात है, स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन कर कब, ड्यूरिंग डिलीवरी ऑफ बेबी। जरा बताएं, यूट्रस में पहला यूट्रस सिंगल होता है, शेप इन्वर्टेड पियर शेप, किससे अटैच है, लिगामेंट से, और कहां जुड़ा है, यूट्रस की वाल में कुल कितनी लेयर हैं, कौन कौन सी। यूट्रस की कैनाल वेजाइना में कैनाल में खुलती है किसके द्वारा, यूट्रस की कैविटी वेजाइना में खुलती है किसके द्वारा, सर्विक्स के द्वारा। और सर्विक्स की कैनाल वेजाइना से मिलके क्या बनाती है, बर्थ कैनाल। कौन सी लेयर है जिसमें साइक्लिक चेंज होते हैं, और कौन सी लेयर है जिसमें स्ट्रांग कॉन्ट्रैक्शन होता है। इन तीनों में सबसे मोटी लेयर कौन सी, तो सबसे पतली लेयर कौन सी, अच्छा सबसे बाहर देखो लिखा है थिन मेम्ब्रेनस, सबसे पतली कौन सी। इन तीनों में ग्लैंडुलर लेयर कौन सी है, कौन सी, एंडोमेट्रियम। फीमेल एक्सटर्नल जेनिटेलिया, टिक करें, मॉन्स प्यूबिस, लेबिया मेजर, लेबिया माइनोरा, हाइमेन और क्लाइटोरिस।
मॉन्स प्यूबिस क्या है? कुशन ऑफ फैटी टिश्यू है, किससे कवर है? स्किन और हेयर, इन्हीं हेयर का नाम प्यूबिक हेयर। जबकि जो लेबिया मेजर है वो फ्लैशी फोल्ड है टिश्यू का, जो कहां से एक्सटेंड करता है? तो कहोगे मांस प्यूबिस से, और किसको घेर लेता है? वेजाइनल ओपनिंग। लेबिया माइनेरा क्या है? पेयर्ड फोल्ड। अंतर समझे, लेबिया मेजोरा में फ्लैशी लिखा है, यहाँ पेयर्ड लिखा है, यहाँ पेयर्ड नहीं लिखा है, ये अनपेयर्ड होगा और ये पेयर्ड फोल्ड। पेयर्ड फोल्ड टिश्यू है, किसके अंडर है? लेबिया मेजोरा। ओपनिंग ऑफ वेजाइना कवर्ड पार्शियली है, टोटली नहीं है, किसके द्वारा? एक मेम्ब्रेन, नाम क्या है? हाइमेन। क्लाइटोरिस एक टिनी फिंगर लाइक स्ट्रक्चर, पोजीशन टिक कर लीजिए, कहां है? अपर जंक्शन, किसके? किसके? लेबिया माइनोरा। एग्जामिनर एक बार यहां मेजारा कर चुका है, किसके जंक्शन पर है? लेबिया माइनोरा। और वो भी किसके ऊपर? फिर से सुन लेते, इसमें जितने क्वेश्चन है सब क्वेश्चन ही क्वेश्चन। क्लाइटोरिस क्या है? कहां लोकेटेड है? अपर जगह, किसके और किसके ऊपर? हाइमेन रप्चर कर सकता है फर्स्ट क्वाइटस या इंटरकोर्स के द्वारा, लेकिन ये और भी टूट सकता है अचानक गिरने से, या इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पटन से, या एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट जैसे हॉर्स बैक राइडिंग, साइकिलिंग। ये पॉइंट टिक करिए, ये एसर्शन रीजन में आएगा। आएगा ऐसे आएगा, देखो यहां लिखा है एसर्शन में, ये लिखा होगा प्रेजेंस या एब्सेंस ऑफ हाइमेन इज नॉट ए रिलायबल इंडिकेटर ऑफ वर्जिनिटी। ये एसर्शन है, तो इसका रीजन ये लिखा हुआ है, लिखा है इन सम वुमेन हाइमेन में परसिस्ट इवन आफ्टर क्वाइटस, या उसका रीजन ये लिखा है कि ये पार्टिसिपेशन, अगर एक्टिव पार्टिसिपेशन स्पोर्ट में होगा तो भी रप्चर कर सकता है। फिर से सुने, ये एसर्शन रीजन में आने वाला पॉइंट है। हाइमेन का प्रेजेंस या हाइमेन का एब्सेंस वर्जिनिटी का रिलायबल इंडिकेटर नहीं है, ये एसर्शन है। तो रीजन ये है क्योंकि हाइमेन रप्चर कर सकती है बिना सेक्सुअल इंटरकोर्स के, जैसे कौन सी? इंसर्शन ऑफ वेजाइनल टेम्पटन या एक्टिव पार्टिसिपेशन ऑफ स्पोर्ट। इस नाते ये एसर्शन होगा, तो ऊपर की दो लाइनें क्या मिलेंगी? रीजन में। अभी तक जितने पेपर आए हैं उसमें मेमोरी ग्लैंड से कोई सवाल नहीं आया। 2013 से अभी तक कोई सवाल नहीं आया। लास्ट ईयर जो गुजरात में एक पेपर अलग नहीं हुआ था, उसमें एक क्वेश्चन इसका था। मेन वाले में अभी तक कोई क्वेश्चन नहीं आया, फिर भी दिया है तो पढ़ लेते हैं। याद रखेंगे, फंक्शनल शब्द यहां लिखा है। फंक्शनल मेमोरी ग्लैंड किसका कैरेक्टर है? आल मैमल के, फीमेल मैमल का। मेमोरी ग्लैंड पेयर्ड स्ट्रक्चर, जिनको ब्रेस्ट भी कहते हैं। इसमें दो चीजें हैं, ग्लैंडुलर टिश्यू और अमाउंट ऑफ फैट। ग्लैंडुलर टिश्यू में लगभग 15 से 20 क्या मेमोरी लोब पाई जाती हैं, जहां सेल्स होती हैं। ग्रुप ऑफ सेल्स को एल्वियोलाई कहेंगे। सेल्स ऑफ एल्वियोलाई ही सिक्रीट करेंगे क्या? मिल्क, जो स्टोर होगा कैविटी या ल्यूमेन ऑफ एल्वियोलाई। एल्वियोलाई कहाँ खुलेंगी? मेमोरी ट्यूब्यूल, और ट्यूब्यूल आपस में जुड़ के क्या बनाएंगे? और ढेर सारी मेमोरी डक्ट क्या बनाएंगी? मेमोरी एम्पुला, और वो कहाँ जुड़ जाएगा? लैक्टिफेरस, और मिल्क सक्ड आउट होगा। तो अगर अभी तक कुछ नहीं पूछा है, अधिकतम ये पूछ सकता है कि पैसेज ऑफ मिल्क बताओ, तो पैसेज देखो क्या होगा। तो सबसे पहले क्या होगा? सबसे पहले मेमोरी लोब होगा, उसके बाद मेमोरी लोब में ही पाई जाएंगी बहुत सारी मेमोरी एल्वियोलाई, उसके बाद मेमोरी डक्ट, उसके बाद मेमोरी ट्यूब्यूल होगा, उसके बाद और डक्ट के बाद मेमोरी एम्पुला, और एम्पुला के बाद तो घर जाएंगे ये चेन लिख लीजिएगा। यही चेन अधिकतम पूछी जा सकती है, वैसे अभी तक कुछ नहीं आया है। एक क्वेश्चन और, कितने मेमोरी लोब? 15 से 20। ये वो हेडिंग है जिसके बगैर पेपर छपेगा नहीं, जब तक इसका सवाल नहीं लिखा जाएगा।
ऐसा कोई पेपर बना नहीं है जिसमें गैमेटोजेनेसिस से सवाल ना आए, चाहे स्पर्मेटोजेनेसिस और चाहे oogenesis। तो बगल में वेरी इंपॉर्टेंट डालें, ये बिल्कुल निश्चित है, एक क्वेश्चन आना ही आना है। 2 बार लिख लो भी। चलिए, गैमेटोजेनेसिस बहुत इंपॉर्टेंट है। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन, ये देखो लिखा है, जैसे भी प्राइमरी सेक्स ऑर्गन बोलेंगे 2 बातें हो जाएंगी, टेस्टिस और ओवरी। प्राइमरी सेक्स ऑर्गन जैसे कि टेस्टिस इन मेल और ओवरी इन फीमेल, यही क्या बनाएंगे, जैसे कि स्पर्म इन मेल और ओवम इन फीमेल। इसी प्रोसेस का नाम, टेस्टिस की बात करें तो यहां पाई जाती है इमेच्योर मेल जर्म सेल, नाम स्पर्मेटोगोनिया, और यही क्या बनाएंगे, स्पर्म बनाएंगे। किस प्रोसेस से, जो कब शुरू होगी, तो आंसर देंगे प्यूबर्टी। ये टिक कर लीजिए, पूछा जा चुका है नीट। फिर से सुनते हैं, टेस्टिस में क्या है, इमेच्योर मेल जर्म सेल, नाम, और यही क्या बनाएंगे, प्रोसेस का नाम, कब शुरू होगी। अब स्पर्मेटोगोनिया, एक को स्पर्मेटोगोनियम भी कहेंगे, वो कहां पाई जाएंगी, तो कहोगे इनसाइड वॉल ऑफ सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। पहले ये मल्टीप्लाई करेंगे, तो माइटोटिक डिवीजन होगा और जिससे इनका नंबर बढ़ जाएगा। इसमें से कोई भी या ईच स्पर्मेटोगोनियम जो कि क्या होगी, डिप्लॉयड होगी। इसमें कितने क्रोमोसोम, 46 होंगे। इसमें से कुछ स्पर्मेटोगोनिया का नाम बदल के क्या हो जाएगा, प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो बगल में जगह खाली है, यहां हो गया स्पर्मेटोगोनिया, और स्पर्मेटोगोनिया का ही नाम प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट है। ये भी 2n होती है और ये भी 2n होती है। प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट के लिखा है, यही पीरियोडिकली किसमें जाएगी, मियोसिस। तो गलती नहीं करेंगे, यहाँ जितना लिखा सब पूछा जा चुका है। कौन सी सेल है जो मियोसिस में जाएगी, तो आंसर देंगे प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट। तो चलो मियोसिस कर लेते हैं। इसकी मियोसिस के बाद बनेगी सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट, और जो कि क्या होगी, हेप्लॉइड होगी, हेप्लॉइड। अंडरगो मियोसिस, एक प्राइमरी स्पर्मेटोसाइट जब अपना पहला रिडक्शन डिवीजन पूरा करेगी तो बनाएगी क्या, 2, यहां देखो क्या लिखा है, इक्वल और क्या, हेप्लॉइड सेल, नाम क्या, सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट। तो ये एक सेल थी और ये 2 सेल हो गई और दोनों बराबर की होंगी। विच है कितने, 23 क्रोमोसोम। जो सेकेंडरी स्पर्मेटोसाइट है वो किस में जाएगी, सेकेंड मियोटिक डिवीजन। अब जब सेकेंड जाएंगी तो 2 सेल से कितनी बन जाएंगे, 4, लेकिन कैसी, और क्या नाम, तो अब क्या बनेगी, स्पर्मेटिड, और कितनी होंगी, 4, और कैसी होंगी, n होंगी। ठीक है, फिर उसके बाद देखो, व्हाट वुड बी द नंबर ऑफ क्रोमोसोम इन स्पर्मेटिड। तो कोई डाउट नहीं है भाई, यहाँ 2n, यहाँ 2n, यहाँ n, यहाँ n, यहाँ 46, यहाँ 23। ये चेन कई बार पूछी गई है। स्पर्मेटिड कन्वर्ट हो जाएंगे किसमें, स्पर्मेटोजोआ, या क्या कहोगे, स्पर्म। किस प्रोसेस से, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, क्या नाम है,
स्पर्मियोजेनेसिस। तो स्पर्मेटिड से बनेगा स्पर्मेटोजोआ। स्पर्मेटोजोआ भी क्या होंगे? एन ही होंगे, ठीक है। और प्रोसेस यहां कौन सी होगी? स्पर्मियोजेनेसिस। एक क्वेश्चन यहां है, अभी लास्ट ईयर 2022 में क्वेश्चन पूछा गया था, ये कौन सी प्रोसेस है स्पर्मेटिड से स्पर्मेटोजोआ? तो आप रटे हो कौन सी प्रोसेस है, क्या है, लेकिन ये हकीकत में क्या है? हकीकत में क्या है? तो ध्यान से सुनिएगा। एक सेल दूसरे सेल में कन्वर्ट हो रही है, तो वास्तव में ये सेलुलर मेटामार्फोसिस है। इसको हम सेल डिफरेंशिएशन भी कहते हैं। तो बहुत काम की बात है। स्पर्मेटोजेनेसिस के आखिरी में सेल डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है। क्वेश्चन आया था, 5 बातें लिखी थी, पूछा था कौन सी ऐसी बात है जो स्पर्मेटोजेनेसिस और oogenesis में अलग होती है। तो याद रखेंगे, स्पर्मेटोजेनेसिस के आखिरी में डिफरेंशिएशन होता है, oogenesis के आखिरी में डिफरेंशिएशन नहीं होता, सीधे मियोसिस होती जो होना है, बस। एक और अंतर है, यहां बार बार देखो ये शब्द लिखा है, इक्वल लिखा है, वहां अनइक्वल होगा। याद रखिएगा, स्पर्मेटोजेनेसिस का रिडक्शन डिवीजन इक्वल होता है, जबकि oogenesis का रिडक्शन डिवीजन अनइक्वल होता है। स्पर्मेटोजेनेसिस में आखिरी में डिफरेंशिएशन होता है, oogenesis में डिफरेंशिएशन नहीं होता। ये दिमाग में रखेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू हुई है? प्यूबर्टी पर शुरू हुई है। अभी आगे oogenesis पढ़ेंगे एम्ब्रियोनिक लाइफ में। तो कंपेयर दिमाग में जरूर रखेंगे। इसको रिवाइज कर लेते क्योंकि मिट जाएगा। फिर से जरा बोले जल्दी जल्दी। गैमेटोजेनेसिस क्या है? तो कहेंगे गैमीट का फॉर्मेशन कहां होता है? प्राइमरी सेक्स ऑर्गन कौन सा? टेस्टिस। तो गैमीट कौन सा? स्पर्म। और प्राइमरी सेक्स ऑर्गन ओरी, तो गैमीट कौन सा? ओवम। टेस्टिस में इमेच्योर मेल जर्म सेल का नाम, और वही क्या बनाएंगे? स्पर्म बनाएंगे। फिर क्या है? ये माइटोटिक करती हैं कि मियोसिस, और इनसे इनका नंबर बढ़ जाता है। कौन सी सेल हैं जो मियोसिस करती हैं? किस किस सेल में 46 क्रोमोसोम हैं? स्पर्मेटोगोनिया और प्राइमरी स्पर्म। और किस किस में 23 हैं? किसमें? ये सही सीक्वेंस एज सच एग्जाम में आया है। सबसे पहले क्या है? स्पर्मेटोगोनिया। फिर क्या है? पहले क्या है? फिर से बोलो, पहले क्या है? उसके बाद, उसके बाद, और उसके बाद, और उसके बाद। इसमें से कौन कौन से डिवीजन से बने हैं? ध्यान से बताएंगे। फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन से क्या बना? क्या बना? और सेकेंड रिडक्शन डिवीजन से क्या बना? और डिफरेंशिएशन से क्या बना? माइटोसिस से क्या बने? स्पर्मेटोगोनिया। चलो इतनी सी बात है, आगे बढ़ते हैं। जब स्पर्म बन जाते हैं, स्पर्मियोजेनेसिस हो जाती है, तो स्पर्म बन गए तो उसका हेड बन गया, वो अटैच हो गया किससे? सर्टोली सेल। पर्पज न्यूट्रिशन ड्रा करेंगे, और फाइनली पहले सर्टोली सेल से अलग होंगे, फिर कहां से बाहर आ जाएंगे? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल से। किस प्रोसेस के द्वारा? बगल में नीट लिख लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। यहां भी नीट लिख लीजिए, कई बार पूछा जा चुका है। स्पर्मेटोजेनेसिस, स्पर्मियोजेनेसिस और स्पर्मिएशन, ये 3 शब्द हैं, तीनों का मतलब है। अंतर बताएं। स्पर्मेटोजेनेसिस कब लगाएंगे? तो कहोगे जब स्पर्मेटोगोनिया से स्पर्म बनाएं तो स्पर्मेटोजेनेसिस, और स्पर्मियोजेनेसिस है स्पर्मेटिड से स्पर्म, और स्पर्मिएशन ऐसा कि हम समझ ना पाए क्या बोल रहे हो। ये रिलीज है स्पर्म कहां से? सर्टोली सेल से। और कहां से? सेमिनिफेरस ट्यूब्यूल। बहुत इंपॉर्टेंट पैराग्राफ ये भी है। स्पर्मेटोजेनेसिस कब शुरू होती है? कब शुरू होती है? जहां ड्यू टू लिखा है इसको बिकाज पढ़ेंगे, और अगर बिकाज पढ़ेंगे तो फिर ये एसर्शन रीजन है।
आएगा स्पर्मेटोजेनेसिस बिगिंस एट प्यूबर्टी, ये एसर्शन में होगा, तो रीजन क्या होगा? तो रीजन लिखा आगे, क्या लिखा है? लिखा हुआ है कि सिग्निफिकेंट इंक्रीज है किसके लेवल में? गोनाडोट्रोपिन रिलीजिंग हार्मोन GnRH। कहां से? कहां से? हाइपोथैलेमस से। ध्यान से सुने, ये एसर्शन लिखा है यहां से यहां तक, तो ये सब क्या लिखा है? रीजन लिखा है। ये आएगा एग्जाम में। द इंक्रीज लेवल ऑफ GnRH जैसे बढ़ेगा, ये कहां काम करेगा और किसको स्टिमुलेट करेगा? दो गोनाडोट्रोपिन, एक का नाम और एक का नाम, ये दोनों कहां जाएंगे? गोनड पे काम करने। पहले कौन काम करेगा? LH। किस पर काम करेगा? क्या करवाएगा? सिंथेसिस एंड किसका? और एंड्रोजन क्या स्टिमुलेट करेगा? स्पर्मेटोजेनेसिस। और FSH कहां काम करेगा? कहां काम करेगा और क्या स्टिमुलेट करेगा? जो स्टिमुलेट करेगा वो यहीं लिख दीजिए, जो स्टिमुलेट करेगा उसको यहीं लिख दीजिए। क्या स्टिमुलेट करेगा? क्या लिखा है? स्टिमुलेट, स्टिमुलेट सिक्रीशन ऑफ सम फैक्टर, जो किसमें मदद कर रहे हैं? तो इसका मतलब किसमें मदद किया? जितना लिखा सब पूछा जा चुका है, कोई ना कोई सवाल एग्जाम में आएगा जरूर, तो फिर से रिवाइज करेंगे। स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी पर शुरू होती है, क्यों? सिग्निफिकेंट इंक्रीज इन GnRH। कहां काम करता है? कहां काम करता है? हाइपोथैलेमस पर। वाह भाई वाह। कहां काम करता है? एंटीरियर। और क्या निकलवाता है? LH और FSH। LH कहां काम करता है? क्या निकलवाता है? वो क्या कराता है? FSH कहां काम करता है? कहां? और क्या करवाता है? फैक्टर निकलवाता है। और फैक्टर का काम? तो पलट देते हैं सवाल। इंटरस्टिशियल सेल किसके कंट्रोल में है? जैसे पलटेंगे दिमाग खराब हो जाता है। इंटरस्टिशियल सेल किसके कंट्रोल में है? और सर्टोली सेल किसके कंट्रोल में है? इंटरस्टिशियल सेल किसके कंट्रोल में है? और सर्टोली सेल किसके कंट्रोल में है? स्ट्रक्चर ऑफ स्पर्म, ये एक माइक्रोस्कोपिक स्ट्रक्चर है जिसमें हेड, नेक, मिडिल पीस और टेल। लिखा है प्लाज्मा मेम्ब्रेन ने घेर रखा है किसको? होल बॉडी ऑफ स्पर्म। स्पर्म के हेड में क्या पाया जाता है? इलांगेटेड हैप्लॉइड न्यूक्लियस। उसके एंटीरियर पोर्शन को किसने कवर किया है? कैप लाइक स्ट्रक्चर। नाम क्या है? और एक्रोसोम में भरा क्या है? एंजाइम, जो मदद किसमें करता है? यहां एसर्शन रीजन। एसर्शन है कि ऐसा स्पर्म जिसमें एक्रोसोम नहीं होगा वो फर्टिलाइजेशन नहीं कर पाएगा। तो रीजन, रीजन रीजन है कि एक्रोसोम फिल विद एंजाइम दैट हेल्प इन। बहुत इंपॉर्टेंट काम है, टिक कर ले, आ सकता है एग्जाम में। मिडिल पीस में ढेर सारे क्या हैं? और माइटोकॉन्ड्रिया का वही काम जो क्लास 8th में था वही अभी भी काम कर रहे हैं। क्या? एनर्जी बना रहे हैं। और एनर्जी क्या करेंगे? तो ये टिक करो, स्पर्म की मोटेलिटी। और मोटेलिटी का क्या फायदा? ह्यूमन मेल इजाकुलेट करेगा लगभग लगभग क्या? मिलियन ड्यूरिंग ए क्वाइटस। लिखा ए का मतलब 1 क्वाइटस। उसमें से अगर चाहते हो कि फर्टिलिटी नॉर्मल हो तो कम से कम कितना क्या होने चाहिए? और कम से कम ऑफ देम मतलब 60 का 40%, 60 का 40% क्या होने चाहिए? विगरस मोटेलिटी। जल्दी जल्दी बोलेंगे। स्पर्म में कौन कौन से हिस्से हैं? और हेड में क्या है? हेड में क्या है? इलांगेटेड न्यूक्लियस। और उसका इंटीरियर पोर्शन किसने कवर किया?
एक्रोसोम, उसमें क्या भरा है, क्या काम है, क्या काम है, मिडिल पीस में क्या है, क्या काम है, क्या फायदा, मोर्टेलिटी ऑफ स्पर्म, उससे क्या फायदा, फर्टिलाइजेशन। इजाकुलेशन में कितने स्पर्म नॉर्मल फर्टिलाइजेशन के लिए कितने सही होने चाहिए और कितने में बढ़िया मोर्टेलिटी। स्पर्म कहां से रिलीज हुए और फिर ट्रांसपोर्ट हुए किससे, तो जब ये एक्सेसरी डक्ट से जा रहे थे तो रास्ते में देखो क्या मिल जाएगा, किसका और किसका और किसका और किसका, इन सब सिक्रीशन का एकमात्र पर्पज क्या और क्या, मैच्योरेशन एंड मोर्टेलिटी। ये इंपॉर्टेंट पॉइंट एग्जाम में आने वाला पॉइंट है। सेमाइनल वेसिकल सेमाइनल प्लाज्मा और उसमें क्या मिला दीजिए तो क्या बनेगा, टिक करें, ये भी क्वेश्चन आने वाला है। फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट कौन कौन सी है, अरे रेटी टेस्टिस वासा एप्रेंसिया एपिडिडाइमिस बाकी है, एंड मेल एक्सेसरी ग्लैंड, इन सब का ध्यान सुनिएगा, इन सब का फंक्शन कौन करवाता है, नाम क्या है, तो ध्यान से सुनेंगे, किसी एक का नाम ले लेगा, सबका नाम लेगा तुरंत पहचान जाओगे। लिखा होगा प्रोस्टेट ग्लैंड का फंक्शन किसके कंट्रोल में है, तो आप सोचोगे ऐसा तो पूरी एनसीईआरटी में कहीं नहीं लिखा है, या स्पेशली पूछ लेगा सेमाइनल वेसिकल का सिक्रीशन किसके कंट्रोल में है, तो एक नाम देगा तो आप कंफ्यूज होगे, पूरी लाइन लिखेगा तुरंत पकड़ लोगे, रटे बैठे हैं क्या, फंक्शन ऑफ मेल एक्सेसरी डक्ट एंड मेल एक्सेसरी ग्लैंड किसके कंट्रोल में है, तो एक नाम देगा कि क्वेश्चन पूछेगा एपिडिडाइमिस का सिक्रीशन किसके कंट्रोल में है, या प्रोस्टेट का सिक्रीशन किसके कंट्रोल में है, या सेमिनल वेसिकल का है, तो आंसर हम क्या देंगे, टेस्टिकुलर हार्मोन नाम। जितना इंपॉर्टेंट स्पर्मेटोजेनेसिस है उतना ही इंपॉर्टेंट oogenesis है। पेपर में एक क्वेश्चन स्पर्मेटोजेनेसिस oogenesis से जरूर आएगा। प्रोसेस ऑफ फॉर्मेशन ऑफ क्या लिखा है, इज कॉल्ड, ये डिफरेंट है किससे, स्पष्ट लिखा है ये डिफरेंट है, तो डिफरेंस आपको पता होने चाहिए। पहला डिफरेंस देखो, oogenesis कब शुरू हुआ, कब शुरू हुआ, और स्पर्मेटोजेनेसिस प्यूबर्टी, पहला अंतर। स्पर्मेटो जब oogenesis शुरू होती है एम्ब्रियो डेवलपमेंट में, तो लगभग एक कपल का मतलब एक जोड़ी, मतलब दो, और दो क्या मिलियन गैमीट मदर सेल बनाएंगे, नाम फॉर्म्ड विद इन ईच फीटल ओरी। तो अगर टोटल किसी फीमेल में पूछे भाई एक ओरी में 2 मिलियन तो 2 ओरी में 4 मिलियन। बहुत इंपॉर्टेंट बात है, नो मोर ऊगोनिया फॉर्म्ड एंड एड आफ्टर बर्थ। जितनी भी ऊगोनिया बननी होती हैं वो सब जन्म के पहले ही बनेंगी, जन्म के बाद कोई ऊगोनिया नहीं बनेगी। कितनी बनेंगी, एक ओरी में 2 मिलियन तो 2 ओरी में 4। दीज सेल का मतलब ऊगोनिया की बात कर रहा है, ये डिवीजन शुरू कर देंगी और चली जाएंगी किसमें, प्रोफेज 1 ऑफ क्या मियोटिक डिवीजन, लेकिन टेम्परेरी अरेस्ट हो जाएंगी एट दिस स्टेज। ऐसा एग्जाम में आता है। इस पर ऊगोनिया अपना रिडक्शन डिवीजन शुरू करेंगी, लेकिन जो सेल अपना डिवीजन शुरू करती है उसका नाम प्राइमरी oocyte होता है। प्राइमरी oocyte प्रोफेज 1 में ही थी, लेकिन तभी क्या हो जाता है, बर्थ हो जाता है, और बर्थ हो जाने के नाते ये डिवीजन रुक जाता है। परमानेंट क्या लिखा है, टेम्परेरी। और किस स्टेज पे रुका है, प्राइमरी oocyte पे। प्रत्येक प्राइमरी oocyte के बाहर क्या आ जाएंगी, लेयर ऑफ ग्रेन्युलोसा सेल, और उसी का नाम प्राइमरी फॉलिकल। मतलब प्राइमरी oocyte विद ग्रेन्युलोसा सेल तो क्या हो गया, प्राइमरी फॉलिकल।
बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखिए, ढेर सारे प्राइमरी फॉलिकल खराब हो जाते हैं किस समय? बर्थ टू प्यूबर्टी। इसी नाते प्यूबर्टी की एज पर कितने? केवल 60 से 80 हजार प्राइमरी फॉलिकल बचे होते हैं किसमें? ये है एसर्शन। जैसे सुने लिखा होगा एट प्यूबर्टी ओनली 60 to 80,000 प्राइमरी फॉलिकल लेफ्ट इन ईच ओरी। ये एसर्शन है। तो रीजन ऊपर ही लिखा है, रीजन ऊपर ही लिखा है क्या? बहुत सारे प्राइमरी फॉलिकल डीजनरेट हो जाते हैं किसके किसके बीच? बर्थ और प्यूबर्टी के बीच। चलिए आगे बढ़ते हैं। प्राइमरी फॉलिकल के बाहर आ जाएंगे कुछ और लेयर ऑफ ग्रेनुलोसा सेल और साथ में एक नई थीका लेयर बनेगी, तो नाम बदल के क्या कर देंगे? सेकेंडरी फॉलिकल। सेकेंडरी फॉलिकल जल्दी ही किसमें कन्वर्ट हो जाएगा और उसकी पहचान क्या है? फ्लूइड फिल्ड कैविटी, और कैविटी का नाम एंट्रम। जो थीका लेयर है वो भी डिफरेंशिएट हो जाएगी, इनर थीका इंटरना एंड आउटर थीका एक्सटर्ना। कह रहा इट इज इंपॉर्टेंट, जब खुद ही लिखा है इंपॉर्टेंट तो इंपॉर्टेंट है, एग्जाम में आएगा, एनसीईआरटी में लिखा है इंपॉर्टेंट। कह रहा ये इंपॉर्टेंट है, अपना अटेंशन ड्रा करो यहाँ, तो एग्जामिनर का तो अटेंशन ड्रा हो ही जाएगा। क्या लिखा है? एट दिस स्टेज प्राइमरी oocyte विद इन द टर्सरी फॉलिकल क्या कर जाएगी और कंप्लीट कर लेगी क्या? लेकिन ये डिवीजन कैसा है? वहां कैसा था? इक्वल। और जब अनइक्वल होगा तो एक बड़ी सी सेल बनेगी जो हेप्लॉइड होगी नाम, और एक छोटी सी सेल बनेगी उसका नाम फर्स्ट पोलर बॉडी। ये बहुत इंपॉर्टेंट बात लिखी है। कौन फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन पूरा करेगा? प्राइमरी oocyte। और इक्वल की अनइक्वल? अनइक्वल। तो बड़ी सेल का नाम, बड़ी सेल का नाम और छोटी सेल का नाम आराम से बताएं। फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन किसमें होता है? किसमें होता है? और फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन का रिजल्ट क्या होता है? आया हुआ सवाल है नीट में, विच इज रिजल्ट ऑफ फर्स्ट रिडक्शन डिवीजन। और ऑप्शन जानते हो क्या था? लिखा था प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte। तो कौन सा लगाओगे? फर्स्ट का रिजल्ट सेकेंडरी है और सेकेंड का रिजल्ट, सेकेंड का रिजल्ट ओवम होगा, अभी आगे मिलेगा। द सेकेंडरी oocyte रिटेन। ऐसा क्यों होता है? ये एसर्शन रीजन है, एग्जाम में आएगा, ध्यान से सुने, अभी लिखेंगे कुछ ना काम की बात। अगर क्वेश्चन पूछेगा यहां अनइक्वल डिवीजन क्यों होता है, तो कहोगे कि जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म था प्राइमरी oocyte का, वो किसी एक को दे दिया गया। अगर दोनों को देते तो क्या समस्या होती? तो देखो समस्या क्या होती। इधर देखिए, मान लेते इतनी बड़ी सेल है, इसको अगर बराबर बांट देते तो इतनी इतनी बनती, दोनों के पास कम होता। और इसको अगर और बराबर बांट देते तो और छोटी ना हो जाती? तो बन तो जरूर 4 जाती बढ़िया, लेकिन चारों का बचना मुश्किल होता। तो इससे अच्छा तरीका क्या निकाला गया है कि इसके पास जितना साइटोप्लाज्म है, इसके पास जितना साइटोप्लाज्म है वो एक को दे दीजिए और एक क्या बनाइए, और फिर इसके पास जितना है वो फिर एक को दे दीजिए और इसको न दीजिए। उससे फायदा, इसका साइटोप्लाज्म इसके पास और इसका साइटोप्लाज्म, तो जो ओवम होगा उसके पास ढेर सारा साइटोप्लाज्म होगा जो न्यूट्रिएंट रिच। एसर्शन रीजन में आने वाला सवाल है कि oogenesis का रिडक्शन डिवीजन अनइक्वल होता है, तो रीजन क्या है? तो रीजन यही है कि जो न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म है वो किसको देना है? किसी एक सेल को देना है। अगर दोनों में बराबर बराबर बांटा जाएगा तो दोनों के पास क्या होगा? कम हो जाएगा। तो बहुत बढ़िया बात लिखा है। सेकेंडरी oocyte के पास क्या आ गया? बल्क ऑफ न्यूट्रिएंट रिच साइटोप्लाज्म। किसका? प्राइमरी। कैन यू थिंक ऑफ एनी एडवांटेज? तो जहां एडवांटेज आपसे थिंक करवाया है वहां एग्जामिनर आपसे एसर्शन रीजन पूछ लेगा। फर्स्ट पोलर बॉडी जो बनी है किससे? फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन, क्या फर्दर डिवाइड करेगी या डिजनरेट करेगी? तो आंसर ये टिक करेंगे। क्या कर जाएगी? डिजनरेट कर जाएगी, डिवाइड नहीं करेगी।
एट प्रेजेंट वी आर नॉट वेरी सर्टेन, कह रहा बहुत सर्टेन नहीं है, लेकिन फिर भी मोटी मोटी बात अगर चूज करना पड़े तो क्या लगाएंगे, डी जनरेट। टर्सरी फॉलिक्यूल ही जल्दी किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, मैच्योर फॉलिक्यूल, और मैच्योर फॉलिक्यूल का नाम ग्राफियन फॉलिक्यूल। सेकेंडरी oocyte क्या बनाएगा, न्यू मेम्ब्रेन, जिसका नाम जोना पेलुसिडा, और ग्राफियन फॉलिक्यूल नाउ रप्चर कर जाएगा और रिलीज कर देगा किसको, सेकेंडरी oocyte, उसी का नाम क्या है, ओवम, फ्रॉम द ओरी बाय द प्रोसेस, क्या नाम है, ओवुलेशन। तो क्वेश्चन पूछता है ओवुलेशन में ओवरी से क्या रिलीज होता है, प्राइमरी oocyte कि सेकेंडरी oocyte, तो आंसर क्या देंगे, सेकेंडरी oocyte। कैन यू आइडेंटिफाई मेजर डिफरेंस बिटवीन स्पर्मेटोजेनेसिस एंड, ये लाइन एग्जामिनर ने पढ़ ली और एज सच 2022 में दे दिया, डिफरेंस आपको बताने पड़ेंगे। तो देखो डिफरेंस बेटा बहुत इंपॉर्टेंट है ये। देखो यहां लिखा है डिफरेंशिएशन, ऐसा यहां लिखा है, नहीं लिखा है, काम की बात मिल गई। यहां देखो माइटोटिक डिफरेंशिएशन लिखा है, और यहां भी क्या लिखा है, मतलब माइटोटिक डिफरेंशिएशन तो दोनों में हो रहा है, लेकिन मियोसिस के बाद डिफरेंशिएशन किसमें हो रहा है, स्पर्मेटो में हो रहा है, लेकिन oogenesis में नहीं हो रहा है। एक और बात, यहां एक बार डिवीजन शुरू हो गया तो डिवीजन चलता ही जाएगा, रुकेगा नहीं। और यहां देखो, यहां रुक रुक के चलेगा, क्यों, फीटल लाइफ अलग होगी, प्यूबर्टी के बीच का समय अलग होगा, तो यहाँ जो मेयोटिक डिवीजन है वो रुक रुक के चलता है, जबकि यहाँ कंटिन्यू चलता है। ये जो यहाँ लिखा ये बहुत इंपॉर्टेंट है, इसको निकाल के कहीं और लिख लीजिएगा, ये एग्जाम में आने वाली बात है। क्वेश्चन पूछेगा फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन oogenesis में कब होता है, तो यहाँ लिखा क्या है, फर्स्ट मेयोटिक डिवीजन कंप्लीटेड, ये लाइन है, ये यही क्वेश्चन में आएगा। क्या लिखा है, प्रायर टू, पहला रिडक्शन डिवीजन कब होता है, तो कहोगे ओवुलेशन के पहले, तो दूसरा कब होता है, ओवुलेशन के बाद, तो फर्टिलाइजेशन के पेपर उठा के देखें, नीट 2020 में आया है, पहली पोलर बॉडी कब बनती है और दूसरी पोलर बॉडी कब बनती है, तो आराम से बताएं पहली कब बनती है, तो यही तो देखो पहली पोलर बॉडी है, ये देखो लिखा फर्स्ट पोलर बॉडी, वो इससे बनेगी, तो दूसरी पोलर बॉडी ये है, वो यहां वाले से बनेगी, इस जगह सेकेंड रिडक्शन डिवीजन होगा। पहली पोलर बॉडी कब बनती है, ओवुलेशन के पहले कि ओवुलेशन के बाद, ओवुलेशन के, और दूसरी पोलर बॉडी कब बनती है, ओवुलेशन के बाद। और फर्टिलाइजेशन के पहले की बाद, भैया पहले बनाएंगे, फर्टिलाइजेशन के बाद कैसे करेंगे, ठीक है, ये आया हुआ सवाल है। क्वेश्चन पूछा गया सेकेंड पोलर बॉडी कब बनती है, ओवुलेशन के बाद, लेकिन फर्टिलाइजेशन के पहले। अंतर क्लियर है, यहां oogenesis कंटिन्यूअस, यहां oogenesis में सॉरी, यहां मियोटिक कंटिन्यूअस, यहां डिसकंटिन्यूअस, रुक रुक के चल रही ना, पहले बर्थ के पहले शुरू हुई, फिर थोड़ा रुकी, फिर चली, और यहां इक्वल, और यहां मियोसिस के बाद, और यहां मियोसिस के बाद डिफरेंशिएशन नहीं होता है। ओवम का एक्चुअली होता क्या है, होता ये है, थोड़ी जगह ढूंढ ले कहां समझा दें, यहां सही है, यहां देखो ध्यान से सुने काम की बात, ये है oogonia, oogonia से बनी प्राइमरी oocyte, प्राइमरी oocyte जब डिवाइड करती है तो फर्स्ट पोलर बॉडी और सेकेंडरी oocyte, सेकेंडरी oocyte जब डिवाइड करती है तो सेकेंड पोलर बॉडी और ओवम। ये क्या है, oogonia, प्राइमरी oocyte, सेकेंडरी oocyte, ओवम। किसी भी फीमेल में ओवम कभी नहीं बनेगा तब तक
जब तक, ध्यान से सुने, जब तक बहुत काम है। ये जो सेकेंडरी oocyte है, यही तो ओरी से निकल के फैलोपियन ट्यूब में गया है। जब तक फैलोपियन ट्यूब में स्पर्म इसको पेनिट्रेट नहीं करेगा, तब तक ये डिवीजन ही कंप्लीट नहीं होगा। ये डिवीजन अगर कंप्लीट होना चाहते हैं तो स्पर्म की एंट्री जरूरी है, और अगर स्पर्म इंटर कर गया है तो जैसे ही ओवम बनेगा ये तुरंत किसमें कन्वर्ट हो जाएगा, जाइगोट में। तो ओवम तो कभी देखने को मिलता ही नहीं है, या तो oogenesis कंप्लीट नहीं होगी, और अगर कंप्लीट हो गई तो फिर क्या मिलेगा, ओवम नहीं मिलेगा, सीधे क्या मिलेगा, जाइगोट। आराम से किसी फीमेल की एज अगर 30 साल है और उसके 2 बच्चे हैं तो कितनी बार oogenesis कंप्लीट हुई होगी, तो सिर्फ 2 बार। उस एज तक, आराम से सुनेंगे, आराम से बताएंगे। किसी फीमेल की एज 30 साल है, उसके 2 बच्चे हैं, इस एज तक कितनी सेकेंडरी पोलर बॉडी बनी होंगी, कितनी सेकेंड पोलर बॉडी बनी होंगी। तो भैया 2 ही बार फर्टिलाइजेशन हुआ होगा, 2 ही बार पूरा हुआ होगा, है तो कितनी सेकेंड पोलर बॉडी बनी होंगी, 2 बार। और कितने बार जाइगोट, 2 बार। कितनी बार कंप्लीट हुआ होगा, 2 ही बार। बाकी टाइम क्या होगा, बाकी टाइम प्राइमरी यहीं पर डिवीजन क्या रहेगा, रुका रहेगा। तो oogenesis बहुत कॉम्प्लिकेटेड प्रोसेस है। पहले बर्थ के पहले शुरू हुई, फिर बर्थ पे रुक गई, फिर प्यूबर्टी पर फिर शुरू हुई, प्यूबर्टी पर शुरू हुई, ओवुलेशन पर फिर रुक गई, और फीमेल गैमीट या सेकेंडरी oocyte फैलोपियन ट्यूब में पड़ा है। अगर स्पर्म जाके इसको पेनिट्रेट करेगा तब तो ये रिडक्शन डिवीजन कंप्लीट होगा, और अगर नहीं करेगा तो कंप्लीट नहीं होगा। अगर पेनिट्रेशन हो गया तो आराम से बताएं, सेकेंड पोलर बॉडी कब बनेगी, आराम से बताएंगे, जो क्वेश्चन में लिखा था वही। सेकेंड पोलर बॉडी कब बनेगी, ऑप्शन सुने, पेनिट्रेशन के पहले कि पेनिट्रेशन के बाद। पेनिट्रेशन के पहले कि पेनिट्रेशन के बाद, पेनिट्रेशन के बाद। फर्टिलाइजेशन के पहले कि फर्टिलाइजेशन के बाद, फर्टिलाइजेशन के पहले। और पेनिट्रेशन के आया हुआ सवाल है, प्रीवियस ईयर में देखिएगा। रिप्रोडक्टिव साइकिल किसमें, फीमेल प्राइमेट। 2 मिनट। रिप्रोडक्टिव साइकिल किसका, फीमेल प्राइमेट, जैसे मंकी, एप और ह्यूमन। नाम क्या है, क्या नाम है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। फर्स्ट मेंस्ट्रुएशन कब बिगिन होता है, कहते क्या है, किसी एक ह्यूमन फीमेल में मेंस्ट्रुएशन रिपीट होता है एक एवरेज इंटरवल कितने दिनों का, एंड द साइकिल इवेंट स्टार्ट फ्रॉम 1 मेंस्ट्रुएशन टिल नेक्स्ट मेंस्ट्रुएशन, और इसी को कहते क्या है, मेंस्ट्रुअल साइकिल। यहां जहां प्राइमेट लिखा है, अगर नॉन प्राइमेट कर दे तो पिछले साल ही पूछा गया है, नॉन प्राइमेट वाली जो साइकिल है उसका नाम, तो क्या नाम है, स्ट्रस साइकिल। एक ओवम रिलीज होता है किसके द्वारा, किस दौरान, मिडिल ऑफ ईच मेंस्ट्रुअल साइकिल। ये जो डायग्राम दिया है ये भी बहुत इंपॉर्टेंट है, पहले पूरा पढ़ लेते हैं फिर डायग्राम बताते हैं। भी डायग्राम से भी क्वेश्चन डिजाइन हो जाते हैं। ध्यान से सुने, किसी एक मेंस्ट्रुअल साइकिल में कितने ओवम रिलीज होंगे,
केवल एक ही ओवम रिलीज होगा। मेजर इवेंट इन द मेंस्ट्रुअल साइकिल फिगर में दिए हैं, ये टिक करें। साइकिल स्टार्ट होगी किससे? मेंस्ट्रुअल फेज से। जब मेंस्ट्रुअल फ्लो होगा अकर्स, और ये बना रहेगा कितने दिनों के लिए? 3 से 5 दिनों के लिए। मेंस्ट्रुअल फ्लो किसका रिजल्ट है? तो कहोगे ब्रेकडाउन ऑफ एंडोमेट्रियम लाइनिंग ऑफ यूट्रस एंड क्या? तो मेंस्ट्रुएशन में मेंस्ट्रुअल फ्लो होता है, ये असर्शन है, तो उसका रीजन जहां ड्यू टू तहां रीजन। तो क्या रीजन है? ब्रेकडाउन किसका? एंडोमेट्रियम, और किसका? ब्लड वेसल। उससे बनेगा लिक्विड जो कम आउट होगा थ्रू वेजाइना। ये पॉइंट टिक कर लीजिए, ये भी इंपॉर्टेंट है। मेंस्ट्रुएशन कब होता है? तो कहोगे यदि रिलीज ओवम, तो फिर पलट देते हैं। अगर लैक है क्या? मेंस्ट्रुएशन, तो ये इंडिकेटिव किसका है? प्रेगनेंसी। ये भी असर्शन रीजन का सवाल है। क्या ये लिखा होगा लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी? तो इसका रीजन ऊपर लिखा है, क्योंकि मेंस्ट्रुएशन तभी होता है जब रिलीज ओवम क्या होता है? नॉट फर्टिलाइज। अगर ये फर्टिलाइज हो गया तो फिर क्या हो जाएगा? मेंस्ट्रुएशन बंद, और मेंस्ट्रुएशन बंद तो फिर क्या शुरू? प्रेगनेंसी शुरू। इट मे आल्सो बी ड्यू टू सम अदर रीजन, जैसे स्ट्रेस, पुअर हेल्थ। मेंस्ट्रुएशन फेज के पीछे पीछे आएगी फॉलिकुलर फेज। इस दौरान प्राइमरी फॉलिकल जो ओरी में होंगे वो क्या करेंगे? और क्या बना लेंगे? और उसी के साथ एक घटना और घटेगी, एंडोमेट्रियम यूट्रस की क्या करेगी? रीजनरेट। किस प्रोसेस से? तो आराम से बताएंगे। फॉलिकुलर फेज के इवेंट बता दीजिए बस, 2 इवेंट। पहला, प्राइमरी फॉलिकल ग्रो करके मैच्योर ग्रेफियन फॉलिकल, और दूसरा एंडोमेट्रियम क्या कर जाएगी? रीजनरेट। ये दोनों इवेंट क्यों हुए? लिखा है दीज चेंजेज इन ओरी एंड यूट्रस इंड्यूस बाय चेंज इन लेवल ऑफ क्या? एंड ओवेरियन हार्मोन। कौन सा? पिट्यूटरी हार्मोन और कौन सा? ओवेरियन हार्मोन। तो पिट्यूटरी हार्मोन एफएसएच और एलएच, और ओवेरियन हार्मोन एस्ट्रोजन और प्रोजेस्टेरॉन। सिक्रीशन ऑफ एफएसएच और एलएच मतलब गोनेडोट्रोपिन, ये धीरे धीरे बढ़ेंगे किस दौरान? फॉलिकुलर फेज, और यही स्टिमुलेट कराएंगे क्या? फॉलिकुलर डेवलपमेंट। लेकिन सिक्रीशन शुरू हो जाएगा किसका? एस्ट्रोजन का। कहां से? ग्रोइंग फॉलिकल। एलएच और एफएसएच का पीक हो जाएगा कब? मिडिल ऑफ साइकिल। कौन सा दिन? 14 डे। रैपिड सिक्रीशन होगा एलएच का, ये मैक्सिमम लेवल पर पहुंचेगा, और इसको कहते क्या हो? एज सच एग्जाम में आया है। यही इंड्यूस करेगा किसको? रप्चर ऑफ ग्रेफियल फॉलिकल। तो फिर क्या हो जाएगा? कहोगे क्या? ओवुलेशन वाली फेज को उसके पीछे पीछे शुरू हो जाएगी। इस दौरान जो बचा हुआ हिस्सा किसका? वही कन्वर्ट हो जाएगा किसमें? कार्पस लूटियम। और कार्पस लूटियम जल्दी ही निकालेगी क्या? लार्ज अमाउंट ऑफ प्रोजेस्टेरॉन, जो जरूरी है एंडोमेट्रियम। इसी साल नीट में ये लाइन आई है, इसी साल 23 में क्या? एंडोमेट्रियम इज नेसेसरी फॉर ऑफ द फर्टिलाइज ओवम। और ये एसर्शन रीजन में लाइन आई है, ये एसर्शन रीजन में लाइन इसी साल नीट 2023 में आई है। इसका क्या रीजन होगा? ये एसर्शन में दिया है। आपकी सोच से आगे एग्जामिनर सोच लेता है। एंडोमेट्रियम जरूरी है किसके लिए? इम्प्लांटेशन के लिए। किसके? फर्टिलाइज ओवम। रीजन पता नहीं उसमें क्या दिया है, जो भी रीजन दिया था वो एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। इसका क्या रीजन होगा?
तो अगर एंडोमेट्रियम की थिकनेस नहीं होगी तो इम्प्लांटेशन हो ही नहीं सकता है, क्योंकि पीछे अभी पढ़ के ऊपर आए हो, दो घटनाएं घटी हैं। क्या क्या? एक घटना घटी है प्राइमरी फॉलिक्यूल ग्रो किया है, और दूसरी घटना क्या लिखी थी? रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम। तो वहां रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम ही उसका रीजन है, और किसने कराया होगा? रीजनरेशन ऑफ एंडोमेट्रियम किसने कराया होगा? तो अभी पढ़ रहे हो, अभी कहां तक पढ़े हो आप? देखो ओवुलेशन हो चुका है, उसके बाद ग्रेफियन फॉलिक्यूल बन चुका है, कार्पस लूटियम बन चुकी है, क्या निकाली है? तो ये रीजनरेशन कौन करा रहा है? प्रोजेस्टेरॉन। और वही जरूरी है किसके लिए? इम्प्लांटेशन। बाकी इवेंट ऑफ प्रेगनेंसी, ड्यूरिंग प्रेगनेंसी, पॉइंट टिक कर लो, इंपॉर्टेंट है। प्रेगनेंसी के दौरान सारे इवेंट, ऑल लिखा है, ऑल इवेंट ऑफ मेंस्ट्रुअल साइकिल रुक जाते हैं। और क्या नहीं होता है? मेंस्ट्रुएशन। फिर से एसर्शन रीजन, प्रेगनेंसी के दौरान मेंस्ट्रुएशन नहीं होता है, ये एसर्शन है। तो रीजन देखो लिखा है, सभी इवेंट क्या होते हैं? स्टॉप हो जाते हैं। इन द एब्सेंस ऑफ फर्टिलाइजेशन, अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो कार्पस लूटियम क्या कर जाएगी? डीजनरेट कर जाएगी, और इस डिसइंटीग्रेशन का रिजल्ट होगा क्या? एंडोमेट्रियम फिर से टूट जाएगी, और फिर क्या होगा? मेंस्ट्रुएशन। और फिर से क्या शुरू हो जाएगी? किसी ह्यूमन बीइंग में मेंस्ट्रुअल साइकिल बंद हो जाती है, किस एज में? 50 साल की एज में, और इसी को कहते क्या है? मेनोपॉज। साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन, नीट 2022 में ये लाइन आई है, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन इंडिकेशन है किसका? नॉर्मल रिप्रोडक्टिव फेज, जो कहां से कहां तक फैला है। जितना लिखा है कुल पूछा जा चुका, कोई लाइन बची नहीं जो एग्जाम में ना आई हो। एक क्वेश्चन मेंस्ट्रुअल साइकिल से भी एग्जाम में आएगा। पहला डायग्राम देखो, बहुत बढ़िया यहाँ क्वेश्चन है, इधर देखो। जैसे जैसे समय बीत रहा है वैसे वैसे फॉलिक्यूल बड़ा हो रहा है, दिख रहा है, और वैसे वैसे देखो धीरे धीरे एस्ट्रोजन भी बढ़ने लगा है, लेकिन प्रोजेस्टेरॉन नहीं बढ़ रहा है, ऐसे चला आया है। फिर देखो ये हो गया ओवुलेशन। ओवुलेशन के अगले ही दिन देखो दो घटनाएं हो रही हैं। ओवुलेशन के अगले दिन एस्ट्रोजन नीचे और प्रोजेस्टेरॉन, क्यों? एस्ट्रोजन नीचे कहां से आ गया? फॉलिक्यूल रप्चर कर गया। फॉलिक्यूल के रप्चर के नाते अचानक क्या घटेगा? एस्ट्रोजन। लेकिन अगले ही दिन से क्या बनने लगेगी? कार्पस लूटियम। तो क्या बढ़ने लगेगा? फिर आश्चर्य देखो, एस्ट्रोजन आया तो जरूर नीचे है, फिर ऊपर चला गया। ये फिर कहां चला गया? ये जो कार्पस लूटियम है ये दो हार्मोन निकालती है। इसका मेन हार्मोन तो प्रोजेस्टेरॉन है, लेकिन साथ में क्या निकालती है? एस्ट्रोजन। तो एस्ट्रोजन के साथ बहुत उथल पुथल मची है। देखो एस्ट्रोजन का हाल क्या है। पहले दिन से तीसरे दिन मेंस्ट्रुएशन फेज में ये बिल्कुल कम रहता है। चौथे दिन से 10वें 14वें की तरफ जाओगे तो धीरे धीरे इसका लेवल बढ़ेगा। ओवुलेशन के बाद घटेगा, लेकिन फिर बढ़ेगा, फिर घटेगा। जबकि प्रोजेस्टेरॉन देखो सिर्फ एक बार बढ़ा है, बस घटा है। तो होता यह है कि अगर फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ किस दिन तक? 21वें दिन तक। अगर 21वें दिन तक फर्टिलाइजेशन नहीं हुआ तो 22वें दिन से कार्पस लूटियम डिजेनरेट होने लगती है, और जैसे जैसे वो डिजेनरेट करेगी वैसे वैसे देखो प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे। तो जब प्रोजेस्टेरॉन का लेवल नीचे आएगा तो एस्ट्रोजन का भी नीचे आएगा, और 28वें दिन या 29वें दिन एस्ट्रोजन प्रोजेस्टेरॉन का लेवल काफी कम हो जाएगा, और उसी दिन क्या हो जाएगा? मेंसेज स्टार्ट हो जाएगा। तो पूरी साइकिल दिमाग में हार्मोन की रखिएगा, आराम से बताइएगा। 1 से 3 कौन सा हार्मोन ऊपर है, कौन नीचे है? तो सब नीचे ही हैं, कोई ऊपर नहीं है। तीसरे से 14वें दिन FSH बढ़ेगा, LH बढ़ेगा, एस्ट्रोजन बढ़ेगा, और फिर 14वें दिन के बाद क्या होगा? 14वें दिन के बाद अरे देखो FSH भी कम, LH भी कम। ध्यान से सुनिएगा, आराम से। ओवुलेशन के तुरंत बाद
कौन कौन से हार्मोन घटेंगे? LH, FSH और एस्ट्रोजन। ओवुलेशन के बाद कौन से बढ़ेंगे? फिर कौन सा बढ़ेगा? तो कौन सा हार्मोन है जो 2 बार नीचे ऊपर हो रहा है? एस्ट्रोजन। ठीक है, तो 14वें दिन से 28वें दिन का हाल बताएं। पहले एस्ट्रोजन घटेगा, फिर प्रोजेस्टेरॉन बढ़ेगा, फिर एस्ट्रोजन भी बढ़ेगा, फिर दोनों घटेंगे। ये दिमाग में फिट रखेंगे किस फेज में कौन हार्मोन ज्यादा और कौन हार्मोन कम, आराम से बताएंगे। मेंस्ट्रुएशन फेज के लिए कौन जिम्मेदार है? तो कहोगे डिक्रीज लेवल ऑफ प्रोजेस्टेरॉन। फिर फॉलिकुलर फेज में कौन सा हार्मोन जिम्मेदार है? FSH बढ़ा, LH बढ़ा और एस्ट्रोजन बढ़ा। ल्यूटियल फेज के दौरान कौन हार्मोन जिम्मेदार है? प्रोजेस्टेरॉन मेन हार्मोन, साथ में कौन सा? एस्ट्रोजन। चलो क्वेश्चन देखते हैं, काफी पढ़ डाला आज। एसर्शन एंड रीजन टाइप दिखाएं। कितने लोगों ने फर्स्ट बताया था? क्वेश्चन नहीं पढ़ते हो, पहले आंसर दे देते हो। क्वेश्चन एक ही मौका देता है, गलती जो होनी थी वो हो गई, वो गलती करके ही घर आओगे और सबको खुशी खुशी बताओगे, हैं? ह्यूमन टेस्टिस लोकेटेड आउटसाइड इन स्क्रोटम, सही है। स्क्रोटम मेंटेन टेम्परेचर ऑफ टेस्टिस 2 से 2.5 डिग्री सेंटीग्रेड। इतना फ्लो में पढ़ रहे होते हैं कि बगैर पढ़े यहां पहुंच जाते हैं, और जब यहां पहुंचोगे तो फिर पहला आंसर टिक कर दोगे, जबकि ये क्या है? गलत है। एसर्शन सही, रीजन गलत। कौन सा है? थर्ड आंसर। पहला भी गलत है। लोकेटेड आउटसाइड इन स्क्रोटम लिखा है, आउटसाइड ऑफ कर देंगे तो गलत हो जाएगा। आउटसाइड सही है। अरे थोड़ी बहुत ग्रामर हमको भी आती है। चलो अब देखो, नहीं दिख रहा है। लिखा है ह्यूमन यूरिथ्रा कैरी स्पर्म। ह्यूमन यूरिथ्रा में स्पर्म होते हैं, सही है, पर पास करते हैं। क्यों? क्योंकि इजाकुलेटरी और क्या खोल दिया है, तो एसर्शन सही। कौन सा सही? स्पर्मेटोजेनेसिस शुरू होती है किस एज में? सही है। और सिक्रीशन ऑफ GnRH बढ़ जाता है प्यूबर्टी पर, सही है। तो आप दोनों बातें सही है, एक्सप्लेन भी कर रहा है। तीसरा, इन क्वेश्चन का पीडीएफ हम आपको व्हाट्सएप कर देंगे। व्हाट्सएप पे हमको हाय भेजिएगा नाम लिख के तो हम बदले में आपको क्वेश्चन देंगे। लिखा है लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन में भी, सही है, सही है।
और रीजन, रीजन भी सही है और एक्सप्लेन भी कर रहा है, तो आंसर थर्ड। यहां तक पहुंचे नहीं अभी तक हम, लेकिन अगर पहले से पढ़े हो तो कर सकते हो। सुन ले काम की बात। लिखा है एनसीईआरटी में एक जगह एक लाइन लिखी है कि सभी कॉपुलेशन का रिजल्ट फर्टिलाइजेशन नहीं होता है। ये एनसीईआरटी में लाइन है और उसी के नीचे एक्सप्लेन किया है, उसी के नीचे एक्सप्लेन किया है क्योंकि कभी स्पर्म पहले पहुंच जाता है एम्पुला और कभी ओवम पहले पहुंच जाता है। नियम क्या है? नियम यह है कि दोनों एक साथ। तो सभी कॉपुलेशन से फर्टिलाइजेशन नहीं होता है, ये सही बात है। क्यों? क्योंकि फर्टिलाइजेशन तभी होगा जब ओवम और स्पर्म एक साथ पहुंचेंगे। कहां? तो कभी स्पर्म पहले पहुंच गया तो नहीं हुआ और कभी ओवम पहले पहुंच गया तो नहीं हुआ। कौन सा आंसर? अभी तो एक्सप्लेन ही हो रहे हैं। चलो प्रीवियस ईयर का देखो। देखो ऐसे एग्जामिनर बनाता है सर्सन रीजन, चुपके से निकाल लिया वहां से। एंडोमेट्रियम नेसेसरी है इम्प्लांटेशन ऑफ, सही है। अभी पढ़े तुरंत। लिखा है अगर फर्टिलाइजेशन नहीं होगा तो कार्पस लूटियम डिजेनरेट होगी और वो डिसइंटीग्रेशन करेगी एंडोमेट्रियम, ये भी सही है। लेकिन भैया इस बात का इससे क्या लेना देना है? यही एक सवाल था जो एक्सप्लेन नहीं हो रहा था। इस बार 12-13 सवाल आए थे, सब एक्सप्लेन कर रहे थे, यही एक एक्सप्लेन नहीं कर रहा था। तो कौन सा आंसर? पहला, एक्सप्लेन नहीं करेगा। ये भी अच्छा सवाल है, इसी साल आया। नॉन प्राइमेट मैमल में जो साइक्लिक चेंज होते हैं उनको, सही है, ये सही हो गया। पहला मेंस्ट्रुअल साइकिल प्यूबर्टी पर ये मीनोपॉज, लैक ऑफ मेंस्ट्रुएशन इंडिकेटिव ऑफ प्रेगनेंसी, साइक्लिक मेंस्ट्रुएशन एक्सटेंड बिटवीन मिनार्की एंड, सही तो है। अभी सबसे आखिरी लाइन, इसका मतलब मेंस्ट्रुअल साइकिल से इस बार क्वेश्चन आया तो पहला सही, डी सही है। करेक्ट पूछा है भैया, तो कौन सा? ए, सी और डी, तो कौन सा आंसर है? Vas difference receive a duct from और open into urethra as such कामा फुल स्टॉप सहित कॉपी किए हैं, कुछ भी चेंज नहीं किए हैं। कैविटी ऑफ सर्विक्स इज कॉल्ड along with, कुछ भी चेंज नहीं किए, एज सच कॉपी किए हैं दोनों स्टेटमेंट। तो आंसर बोथ स्टेटमेंट 1 and 2 आर ट्रू। ये अच्छा सवाल है 22 का।
ये सवाल एग्जाम में रिपीट होने वाला सवाल है, उम्मीद है रिपीट हो जाएगा, भेज देंगे, तुम परेशान ना हो। अभी इतना ताजा ताजा पढ़े हो तब इतना टाइम लग रहा है। लिखा है ऐसी, लिखा है व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज ट्रू फॉर, लेकिन ऐसी बात बताओ जो स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए सही हो और oogenesis के लिए सही ना हो। ऐसी बात नहीं बताना है कि जो दोनों के लिए सही हो। यही गलती एग्जाम में लोग कर गए, दोनों बात जो सही वो भी सही कर दिए। देखो, इट रिजल्ट इन फॉर्मेशन ऑफ हेप्लॉइड गैमीट है, तो ये तो भैया दोनों में लागू है। डिफरेंशिएशन ऑफ गैमीट अकर आफ्टर कंप्लीशन ऑफ मियोसिस, ये सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस में है, oogenesis में। मियोसिस अकर कंटिन्यूअसली इन माइटोटिकली डिवाइडिंग स्टेम सेल, कंटिन्यूअस ये भी स्पर्मेटोजेनेसिस के लिए है, oogenesis के लिए नहीं है। इट कंट्रोल्ड बाय LH एंड FSH, ये तो दोनों के लिए है। इट इज इनिशिएटेड एट प्यूबर्टी, सिर्फ स्पर्मेटोजेनेसिस। तो कौन कौन से मिले? BCE, तो BCE कौन सा? चलो भाई मैच करो। अच्छा थोड़ा पढ़ाए नहीं तो रह गया, चलो कोई बात नहीं, कर सकते हो। भैया इसको तो इससे मिला ही लो, C को 4 और लिडिक सेल प्लेसेंटा को SCG से, तो कौन सा होगा? बस सही है, क्वेश्चन भी खत्म हो गया। ठीक है, बस कल मिलते हैं, कल चैप्टर कंप्लीट करेंगे और कल ही रिप्रोडक्टिव हेल्थ भी आधे ज्यादा हो जाएगा। कल मिलेंगे।